मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुनीता। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। बड़े एवं महान लेखक एवं लेखिकाओं द्वारा लिखी हुई कहानियाँ आज भी इसी तरह मालती जोशी की कहानी आखिरी शर्त लेकर आई हूँ और आप भी चेष्टा कीजिएगा मुझे अपना प्यार देने का। तो चलिए सुनते हैं आखिरी शर्त। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दीदी हाँफते हुए घर में दाखिल हुई और छूटते ही बोली, जरा जल्दी से तैयार तो हो जा, सराफे तक चलना है। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा बैठकर अपनी सांस तो सीधी कर लो, झपताल में चल रही है। चलने दो, अब 2 महीने तक मेरे पास इस मरी सांस के नखरे उठाने का समय नहीं है। अरे इतनी कम मोहलत दी है उन लोगों ने कि मेरा तो सोच कर ही दम निकला जा रहा है। पता नहीं कैसे क्या होगा। अब देखो ना, परसों फलदान है और अब तक दूल्हे की अंगूठी का पता नहीं है। पहेलियाँ तो मत बुझाओ दीदी, मैंने उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोक कर पूछा। ये तुम किसकी शादी की बात कर रही हो? लो और सुनो, दीदी ने तुनक कर कहा। मेरे कोई 10-5 लड़कियां हैं? मैं तो अवाक रह गई। बड़ी देर बाद मेरी आवाज़ फूटी, दीदी क्या सचमुच तुम मधु की शादी कर रही हो? क्यों, तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? दीदी ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। मधु अब दूध पीती बच्ची तो रही नहीं। इस उम्र में तो मैं मधु की माँ बन गई थी। तभी तो 40 की होते होते सास बनने जा रही हो। खैर, तुम अपनी बात रहने दो। तुम मधु की तरह स्कॉलर नहीं थी, तुम्हारे सामने कोई कैरियर नहीं था। लेकिन जरा अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। उसकी प्रीलिम की परीक्षा सिर पर है। इस हंगामे के बीच लड़की क्या खाक पड़ पाएगी? दीदी, तुम्हारी लड़की IAS की तैयारी कर रही है। तुमने क्या इसे मामूली BA MA का इम्तिहान समझ लिया है? अरे भाड़ में गया तुम्हारा IAS। तुम ही लोगों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। अरे वाह, तुम्हारी गोल्ड मेडलिस्ट बिटिया की हौसला अफजाई भी गुनाह हो गया। हर साल बेचारी मेरिट लाती है। ऐसी जहीन लड़की IAS न बनेगी तो और कौन बनेगा? हम तो बड़ी आशा लगाए थे कि अपने परिवार में भी कोई कलेक्टर बनेगी, और उस कलेक्टरनी के लिए हम कमिश्नर दूल्हा कहाँ से लाएंगे, यह भी तो सोचा है। तो क्या सिर्फ इसीलिए तुम इतनी ब्रिलियंट लड़की का कैरियर चौपट कर दोगी? यह तो अन्याय है दीदी। अन्याय नहीं, समझदारी है। एक बार कैरियर बन जाने पर क्या ये लड़कियां हाथ आती हैं? तब इनके पर निकल आते हैं। लेकिन दीदी, अब लेक्चर ही झाड़ती रहोगी या उठोगी भी? सारा मूड चौपट कर दिया। यह तो हुआ नहीं कि बधाई दे देती, घर भर के बारे में पूछ ही लेती, बस अपना ज्ञान बघाड़ने बैठ गई। छोटी बहनों का यही तो कर्तव्य होता है। एक मैं ही पागल थी जो धूप में भागी भागी यहाँ आई भाषण सुनने। दीदी के तेवर देखकर मैंने चुपचाप अपना आक्रोश गटक लिया और कपड़े बदलने लग गई। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन सड़क पर आने के बाद ध्यान आया दीदी का पारा अभी उतरा नहीं। वैसे तो उन्हें मनाना ऐसा मुश्किल भी नहीं था। मैंने बस थोड़ी सी उत्सुकता जताकर दूल्हे का पता ठिकाना पूछ लिया और दीदी का सारा गुस्सा उड़नछू हो गया। घंटे भर से वे जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। एक बार जो शुरू हुई तो बस बोलती ही चली गई। होने वाले दामाद की पूरी वंशावली मुझे सुना गई। फिर बड़े मनोयोग से उन्होंने यह बताया कि कितनी खोजबीन के बाद यह हीरा उनके हाथ लगा है। मधु ने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी जगह की तो वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे। कैसे कैसे धनी मानी लोग रिश्ते की आस लगाए बैठे थे। ढेर सा दान दहेज हर कहीं से मिल रहा था, पर लड़के ने मधु को देखा, बस सारे फोटो वापस कर दिए। यह दामाद प्रसंग पूरे रास्ते चलते रहा। प्रशंसा के लिए दीदी को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे, पर मेरा मन पूरे समय मधु में ही अटका रहा। बेचारी लड़की, भविष्य को लेकर उसने कैसे कैसे सपने बुने थे, सब धरे रह गए।
हम लोगों ने भी उसके लिए बड़ी ऊंची कल्पनाएं की थी, पर सब व्यर्थ हो गई। अपनी पुश्तैनी दुकान से दीदी ने हीरे जैसे दामाद के लिए हीरे की अंगूठी खरीदी। एक बड़ी सी चांदी की ट्रे भी खरीदी गई। मधु का सेट तो बनकर तैयार था। उसकी सास के लिए 3 तोले के मंगलसूत्र का ऑर्डर दिया गया। दुकान से उतरते हुए दीदी भेद भरे अंदाज में बोली, सास पिटारा ऐसा भेजूंगी कि देखना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दीदी उस समय उत्साह की मूर्ति बनी हुई थी। शादी का जैसे उन पर नशा सा चढ़ गया था। उनका बस चलता तो शायद उस दिन पूरा बाजार ही खरीद लेती। जब पर्स में सिर्फ किराए के लायक पैसे बचे रहे तभी उन्होंने अपनी खरीदारी बंद की। इतनी जोखिम के साथ उन्हें घर अकेले भेजने का साहस नहीं हुआ। मैं भी साथ हो ली। मधु से मिलने का भी मन हो रहा था। घर एकदम सुनसान था। मधु के रहते घर में इतना सन्नाटा आश्चर्य था। 24 घंटे चीखता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिलाकर गाती मधु, ये तो दीदी के घर के अस्थायी प्रतीक थे। मधु घर में नहीं, अपने कमरे में ही होगी, दीदी ने बताया और फिर एकदम याचना भरे स्वर में कहने लगी, तेरे हाथ जोड़ती हूँ कुसुम, उसके पास जाकर कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। वह पहले ही मुंह फुलाए बैठी है। अब तुम उसके गुस्से को हवा मत देना। अपन साधारण लोग हैं बहन, बहुत ऊंचे सपने देखना हमें शोभा नहीं देता। दीदी, सपने देखने पर तो तुम प्रतिबंध नहीं लगा सकती, बाकी तुम अपने मन की कर ही रही हो। सपनों से जिंदगी नहीं चलती रे। क्या सभी सपने पूरे हो जाते हैं? अब इसी को ले लो, हर साल इतने लोग परीक्षा देते हैं, क्या सभी पास हो जाते हैं? फिर इसी आशा में उम्र बढ़ाने से क्या फ़ायदा? इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज थोड़े ही मिलता है। दीदी की बात में कोई खास वजन नहीं था, पर उनके स्वर का गीलापन मुझे छू गया। उन्हें आश्वस्त करके ही मैंने मधु के कमरे में पांव दिया। अपनी मेज के पास गुमसुम बैठी मधु सूनी आंखों से खिड़की के पार देख रही थी। सामने फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास खुला पड़ा था। उसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। हेलो हनी, मैं उसे बाहों में भरकर कहा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चुपके चुपके सब तय कर डाला, हमें हवा भी न लगने दी। उत्तर में मधु ने 2 बूंद आंसू टपका दिए। बस। धत पगली, ऐसे रोते हैं कहाँ? मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, पर मन जाने कैसे हो आया। दीदी, मधु तो रो रही है, मैंने दीदी के पास बैठते हुए कहा। शादी की बात सुनकर सभी लड़कियां रोती हैं। दीदी ने निर्लिप्त भाव से मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। तुम भी तो रोई थी, हम भी रोए थे। तुम क्यों रोई थी, याद है दीदी? कॉलेज जाने का तुम्हारा अरमान मन में रह गया था। अम्मा बाबूजी ने कहा था तुम्हें बीए करा देंगे, तो हम लड़का कहाँ से लाएंगे? आज वही अन्याय तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो। पीढ़ियाँ बदल गई, पर हमारी मान्यताएं वहीं की वहीं हैं। हम उन्हें अम्मा बाबूजी कहते थे, बच्चे हमें मम्मी पापा कहते हैं। बस इतना ही फर्क आया है, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है। वैसा का वैसा कहाँ है? मेरी लड़की डबल एम में है। मैंने जो सहा है उसका 10वां हिस्सा भी मैंने उसके हिस्से में नहीं आने दिया। और फिर जैसे अतीत में खोते हुए बोली, उस समय मैं क्यों रोई थी जानती हो? सगाई के बाद मेरा गाना बजाना छुड़वा दिया गया था। मेरी सास इसके लिए खास हिदायत कर गई थी। जब तक वह जीती रही मुझे कभी गुनगुनाने भी न दिया। अब तो खैर मेरी आवाज़ ही मर गई है। इसीलिए मैंने मधु को कभी नहीं टोका। उसकी दादी गालियाँ निकालती रही, पापा तो हमेशा ही बरसते रहे, पर मैं हमेशा उसका बचाव करती रही। मेरा गला घोंट दिया, कोई बात नहीं, पर लड़की पर यह अन्याय नहीं होने दूंगी। मैंने तो मधु की सास से साफ साफ कह दिया है, मैं पिछली पीढ़ी की थी, इसीलिए मन मार कर भी जी गई। मेरी लड़की से यह न हो सकेगा। मैं दीदी का तमतमाया चेहरा देखती रह गई। वक्त ने उनके घाव भर दिए हैं, पर टीस अभी भी बाकी थी। प्रसंग छिड़ते ही उनकी वह पीड़ा सतह पर आ गई थी। मुझे चुप देखकर ममता भरे स्वर में बोली, तुझे मधु की पढ़ाई की चिंता है ना? देख, भाग्य में विद्या होगी तो पढ़ ही लेगी। वैसे वे लोग बड़े समझदार हैं। अब रहने भी दो दीदी। शादी के बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो। सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है, एहसान जताता है, और अगर बदकिस्मती से कहीं फेल हो गए तो बस
सारी जिंदगी ताने सुनते ही बीतती है।